Hello everyone, welcome to 12th Commerce OC lecture. Currently we are into chapter number 1, that is Principles of Management, and we have covered 14 principles of Henry Fayol. Henry Fayol is also known as father of modern management, and he has given 14 principles which are universal in nature. So let us check those principles. So these are the principles which are given by Mr. Henry Fayol. अब ये लास्ट लेक्चर में हमने इसका मीनिंग देखा, एक्सप्लेनेशन देखा, एंड नाउ वी विल ट्राई टू मेमोराइज दिस पर्टिकुलर थिंग. तो यहां पर सबसे पहले हर एक पॉइंट को सीक्वेंस में बाय हार्ट करने के लिए हम कोई इंपॉर्टेंट जो वर्ड है या अल्फाबेट है यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे, लाइक डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, ए फॉर अथॉरिटी, डी फॉर डिसिप्लिन, यू फॉर यूनिटी ऑफ कमांड, U for unity of direction, S and I for subordination of individual interest, C for centralization, R for remuneration, S for scalar chain, O for order, E for equity, S for stability of tenure, I for initiative and E for esprit de corps. बराबर है. अब इसी को हम बाय हार्ट करने की कोशिश यहां पर करते हैं. हमारा एक्रोनिम क्या बन गया? डी ए डी, दैट इज डैड. ठीक है ना? और यू स्क्वायर कर देंगे. समझ में आई बात? तो डैड यू सी. अब इतना हम पहले बाय हार्ट कर लेते हैं. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3. डैड, डैड क्या है? फर्स्ट वन इज division of work, division of work. A is what? Authority and responsibility. D again क्या लिखेंगे? Discipline. U में पॉइंट नंबर 4 आता है और 5 भी आ जाता है. सो यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. नेक्स्ट, नंबर 6, subordination of individual interest. To organizational interest. Individual interest to ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. तो यहां तक 6 पॉइंट हमें बाय हार्ट हो गए. इसके बाद क्या है? नंबर 7 सी, नंबर 8 आर. ठीक है? सी फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड आर फॉर व्हाट? समथिंग इन कंसिडरेशन. क्या बोलते हैं हम? रेम्यूनरेशन. करेक्ट, प्रॉपर रेम्यूनरेशन. ठीक है? तो डैड यू सी सी आर, यहां तक हमें पॉइंट्स बाय हार्ट हो गए. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 9. टोटल कितने हैं? टोटल है 14. सो 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14. तो इतने पॉइंट अभी और बचे हुए हैं. इसके बाद क्या है? लेट अस चेक. SOESIE है ना? तो हम इसे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं.
सो, CR सो, मतलब आप इस तरीके का मीनिंग निकाल सकते हैं, लाइक डैड यू सी CR सो, मतलब डैड आपने देखा कि जो CR है, CR मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव, सो वो सो रहा है, डैड यू सी CR सो, ठीक है। अच्छा, एस से क्या हो जाता है यहां पर, स्केलार चेन, एंड ओ से क्या हो जाएगा, ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद इक्विटी शेयर, एंड आई ई, अब यहां पर ई 2 टाइम आया है, तो लास्ट वाला तो हमको मालूम है पहले से, एस्पिरिट डे कॉर्प, यस, और ये आई से क्या आ जाता है, इनिशिएटिव, ये एस से क्या आ जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, और इस ई से आता है इक्विटी। तो इस तरीके से आप बाय हार्ट कर सकते हैं, डैड यू सी CR सो, ES को आप इक्विटी शेयर बोल सकते हैं शॉर्ट में, ताकि आपको याद रहे कि ये इक्विटी के बारे में है। सो ESIE, इनिशिएटिव एंड एस्पिरिट डे कॉप, करेक्ट है। So after learning about Henry Fayol, now our next father of scientific management is Mr. Taylor. हेनरी फायल की जब हम बात करते हैं तो वो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थे, बट जब हम बात करते हैं फ्रेडरिक विल्सन टेलर की, वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी यहां समझेंगे। सो लेट अस टेक एन प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ मिस्टर टेलर। टेलर, अब इनका बर्थ ईयर क्या है, 1856, और ईयर ऑफ डेथ इज 1915. So Taylor was an American who started his career as a machinist in Midway Steel Works. तो वहां पर एक मशीनिस्ट के तौर पर, मतलब जो हम बोल सकते हैं मैकेनिक होता है ना, कुछ उस तरीके का वर्क ये करते थे। कहां पर, मिडवेल स्टील वर्क, फिलाडेल्फिया, अमेरिका के, ठीक है ना। एंड ग्रेजुअली थ्रू हिज हार्ड वर्क एंड प्रोग्रेस रोज टू द पोजीशन ऑफ चीफ इंजीनियर, बाद में क्या बन गए, मैकेनिक से बन गए चीफ इंजीनियर। ही इंट्रोड्यूस हिज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेटा, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनका जो रिसर्च था, ऑब्जर्वेशन था, उसको इंट्रोड्यूस किया जो साइंटिफिक डेटा के फॉर्म में था, और इसी की वजह से इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्योंकि हेनरी फॉयल का आप देखेंगे ना, ज्यादातर वो थंब रूल से चलते थे, एक सिचुएशन क्रिएट किया और उससे क्या ऑब्जर्वेशन मिला, तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में उनको ज्यादातर क्या पैटर्न दिखाई देता था वो बताते थे। बट यहां पर ये साइंटिफिक डेटा के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, दैट मीन्स प्रॉपर कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर कंक्लूजन, है ना। वो जो एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है वो भी प्रॉपर निकालने के बाद जो डेटा मिलता है उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक डेटा। तो इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, ठीक। टेलर्स अप्रोच टुवर्ड्स मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इनका जो अप्रोच है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स ही इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इनको क्या कहा जाने लगा, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनकी बहुत अच्छी अच्छी थियरीज थी। एक थियरी की मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल आपने किसी वर्कर को काम दिया है 10 आवर्स का, कितने आवर्स का काम दिया आपने, 10 आवर्स का काम दिया है, और आपने बोला है कि जो आप कोई 1 यूनिट प्रोड्यूस करते हो, ठीक है ना,
उसके ऊपर आपको 10 रुपीज मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10 रुपीज। ठीक है ना? तो ये 10 आवर्स में आप जितने भी यूनिट प्रोड्यूस करोगे, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसने इस 10 आवर्स में 20 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसके 20 प्रोडक्ट बनाए उसने, तो 20 इंटू 10 उसको कितना मिल जाएगा? उसको मिल जाएगा 200 रुपीज। समझा क्या? इस तरीके से रेम्युनरेशन दिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया, मोटिवेट करने के लिए इन्होंने बोला कि आपका टारगेट 10 आवर्स का है, ये 20 यूनिट बनाने का, लेकिन अगर आपने ये 20 यूनिट का टारगेट कम समय में अचीव कर लिया, फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर लेबर ने 8 आवर्स के अंदर 20 यूनिट्स बना दिए, जबकि टारगेट कितना था? 10 आवर्स में 20 यूनिट बनाना था, और उस लेबर ने जल्दी काम कर दिया। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 20 यूनिट्स का 10 रुपीज के हिसाब से रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, दैट मीन्स 200 तो मिलेगा, प्लस जो आवर्स आपने सेव किए हैं, कितने आवर्स आपने सेव किए यहाँ पे आपने 2 आवर्स सेव कर लिए ना, 10 आवर्स का काम था तो 8 आवर्स में कंप्लीट किया, 2 आवर्स आपने सेव किया, तो उसका भी 50% वेजेस आपको मिलेगा। मतलब वो 2 घंटे में जो भी काम होना था उसका 50% भी वेजेस आपको मिलेगा। इस तरीके से बोनस दिया जाता था। क्या दिया जाता था? बोनस। तो ये एक मैथमेटिकल और साइंटिफिक तौर पर इन्होंने चीजों को विकसित किया कि किस तरीके से हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम बोनस सिस्टम रख सकते हैं, किस तरीके से हमारा रेम्युनरेशन का पैटर्न होना चाहिए। ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन इन्होंने दिए हुए हैं। So Taylor's management theory is based on scientific experiments. This theory involves the application of scientific approach to decision making and solving them at the same time. तो ये जो थियरीज हैं, इसके अंदर आपको डिसीजन मेकिंग और सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम दोनों ही एक साथ दिखाई देगा। अकॉर्डिंग टू टेलर, प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व बाय साइंटिफिक टेक्निक। टेलर तो बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है ना, साइंटिफिक टेक्निक से ही सॉल्व करना है, रेदर देन रूल ऑफ थंब। थंब रूल मतलब इन जनरल लोग जैसा काम करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं थंब रूल। थंब रूल का एक्चुअली मतलब होता है जो कॉमन पीपल जिस तरीके से डिसीजन लेते हैं उससे हट करके हमको कैसा डिसीजन लेना चाहिए? साइंटिफिक डिसीजन। कैसा लेना चाहिए? साइंटिफिक डिसीजन। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि हमें पिकनिक जाना है, तो कौन से 2 स्पॉट हमारे लिए बेटर रहेंगे जिसमें से हम एक सिलेक्ट करें? सपोज एक है एसल वर्ल्ड और दूसरा है जो वाटर पार्क नया बना हुआ है ना, एक्वा इमेजिका। तो एसल वर्ल्ड जाना है या एक्वा इमेजिका जाना है, या हम 2 वाटर पार्क ले ले, वेट एंड जॉय और एक्वा इमेजिका। तो यहां पर कुछ डिसीजन इमोशन के बेसिस पे भी हो सकते हैं। कोई बोलेगा नहीं मेरा बहुत इच्छा है, मेरे को एक्वा इमेजिका ही जाना है। बट अगर साइंटिफिक तौर पे आप देखने जाए तो आप पहले डिसाइड करोगे कि हमारा वहां जाना जरूरी क्यों है, या हम वहां पर जाने का गोल क्यों रखते हैं। तो हमें एंजॉयमेंट करना है, या साथ ही साथ हमारा बजट भी प्रॉपर होना चाहिए, या हमें ट्रैवलिंग भी कम करना है। तो अगर सारी बातों को गौर करके फिर आप सब कैलकुलेशन करोगे ना कि वेट एंड जॉय में कितना खर्च आएगा, एक्वा इमेजिका में कितना खर्च आएगा, दोनों का डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका है, ज्यादा राइड्स कहां पर हैं, स्विमिंग पूल डेप्थ में कहां पर ज्यादा है, कहां पर ज्यादा एंजॉयमेंट कर सकते हैं। अगर ये सब डेटा के साथ आप फिर डिसीजन लो, रेदर देन कोई बोल दे कि नहीं मेरे को यहां पर जाना है बस और कुछ नहीं, है कि नहीं, तो वो थंब रूल हो जाता है। बट डेटा के ऊपर आप काम कर रहे हो तो वो साइंटिफिक टेक्निक हो जाता है। क्या हो जाता है? साइंटिफिक टेक्निक। एंड ट्रायल एंड एरर अप्रोच। तो या थंब रूल होता है या ट्रायल एंड एरर अप्रोच होता है। ट्रायल एंड एरर अप्रोच का मतलब क्या होता है? आप करके देखिए, अगर गड़बड़ होगा तो प्लान चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो उसकी जगह पे कौन सा मेथड बेटर होता है? साइंटिफिक टेक्निक। कौन सा टेक्निक? साइंटिफिक टेक्निक।
डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फेडरिक टेलर, इन्होंने डेफिनेशन दिया। क्या डेफिनेशन है? साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट मेन टू डू एग्जैक्टली। यहां मेन नहीं आएगा, मीन आना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट मीन टू डू एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हो उसको जानना ही क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का पार्ट है। एंड सीइंग इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैनर, और ये ध्यान रखना कि जो आप चाहते हैं वो सबसे बेस्ट तरीके से किया जाए और सबसे चीपेस्ट मैनर में, मतलब सस्ते में किया जाए, मतलब कम पैसे में भी होना चाहिए और सबसे अच्छा भी होना चाहिए। तो पहली बात क्या होनी चाहिए, नोइंग व्हाट यू मीन, व्हाट मीन टू डू एग्जैक्टली, एग्जैक्टली करना क्या है उसको पहले समझना, और सीइंग इट, है ना, और उसे इस तरीके से देखना या उस पर नजर रखना या उसको मॉनिटर करना, दैट डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैनर, ताकि वो अपने सबसे अच्छे रूप में, है ना, सबसे बेस्ट पॉसिबल वे में कंप्लीट किया जाए और वो भी सबसे चीपेस्ट मैनर में। दैट मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए और बेटर रिजल्ट्स भी मिलने चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जब भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का नाम लिया जाएगा तो यहां पर फेडरिक टेलर का नाम जरूर आएगा। तो इनके क्या क्या प्रिंसिपल है, हमने हेनरी फॉयल के कितने प्रिंसिपल देखे, टोटल 14 प्रिंसिपल, बट टेलर के टोटल कितने प्रिंसिपल है, तो टेलर के टोटल 6 प्रिंसिपल्स हैं और हर एक प्रिंसिपल साइंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सो नंबर 1, यूज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब ये बोल रहे हैं साइंटिफिक मेथड यूज कीजिए, थंब रूल यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लगा, मुझे ऐसा बिलीव है, ये सब नहीं, साइंटिफिक डेटा के ऊपर आपको काम करना है फॉर द डिसीजन मेकिंग। इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, the rule of thumb method should be substituted with the method developed through scientific analysis। तो थंब रूल को आप साइड में रखिए और साइंटिफिक एनालिसिस के थ्रू आप क्या कीजिए, मेथड्स को डेवलप कीजिए। रूल ऑफ थंब डिसीजंस आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजर। तो कभी कभी जो रूल ऑफ थंब रूल होता है ना, थंब रूल, तो ये क्या होता है, मैनेजर का पर्सनल जजमेंट भी होता है, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूं, मेरा ऐसा मानना है, ऐसा सोच के वो काम चालू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थिएटर बेस्ड है, थिएटर्स होते हैं ना, या जहां मूवी वगैरह दिखाई जाती है, ठीक है ना, तो मूवीज के लिए जो थिएटर्स होते हैं, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है कि आप मूवी शो चलाते हो। अब सपोज हम पूरे वीक का अगर यहां पर इंफॉर्मेशन लें तो हमें पता चलता है कि पूरे वीक में लगभग 2000 लोग जो हैं वो मूवी देखने आते हैं। कितने आते हैं, 2000। अब अगर मुझे नंबर ऑफ व्यूअर्स इंक्रीज करने हैं, क्या करने हैं, नंबर ऑफ व्यूअर्स इंक्रीज करने हैं, तो मेरा एम यहां पर कैसा हो सकता है, मेरा प्लानिंग कैसा हो सकता है, कैसे इंक्रीज कर सकता हूं। सपोज मूवी का टिकट 200 रुपीज से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, 200 रुपीज से। तो कोई बोलेगा कि सर इसका एडवर्टीजमेंट जोरदार करना चाहिए, कोई बोल सकता है कि इसका प्राइस कम कर दो, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पब्लिक बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो सकता है, ये एक थंब रूल हो सकता है। ऐसे ही आज से 4-5 साल पहले थिएटर मालिक ने सोचा कि क्या किया जाए जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं,
टिकट का सेल इंक्रीज कर सकते हैं। तो उन्होंने साइंटिफिक डेटा एनालिसिस किया और उसमें पाया, उन्होंने पूरे डे को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। ठीक है ना, नाइट शोज जो चलते हैं 9 o'clock के बाद, ऐसा। अब इसके अंदर उन्होंने देखा जो मॉर्निंग का स्लॉट होता है ना, उसमें बहुत कम, रेयरली कोई आता है, तो ये स्लॉट तो ज्यादातर खाली ही रहता है। और आफ्टरनून का और नाइट का स्लॉट क्या होता है, भरा हुआ रहता है। तो उन्होंने इसके बेसिस पे ना प्राइस चेंज कर दिया। उन्होंने सोचा कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट रहते हैं उनको पॉकेट मनी कम मिलती है, एंड दैट्स व्हाई दे स्पेंड लेस ऑन मूवी टिकट। तो साइंटिफिक डेटा के बेस पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मॉर्निंग शोज के जो अमाउंट है ना कम कर दिए। इंस्टेड ऑफ 200 रुपीज वी विल चार्ज ओनली 100 रुपीज फॉर मॉर्निंग शो। अगर आप मॉर्निंग में 6 o'clock को आ जाते हैं और 6 to 9 का शो देखते हैं तो आपको कितना चार्ज किया जाएगा, 100। अब जो फैमिली वाला पर्सन रहेगा, जॉब पे जाने वाला पर्सन रहेगा, वो मॉर्निंग में तो नहीं आएगा, लेकिन जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, पैसा बचाने के लिए वो मॉर्निंग में आ सकते हैं। और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को चाहिए क्या, उनके लिए तो चीजें और सस्ती हो गई ना। पहले जो टिकट 200 रुपीज में मिलता था, अब 100 रुपीज में मिलता है। इस वजह से उनका सेल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये किसकी मदद ली गई, साइंटिफिक डेटा की मदद ली गई। ये बात समझ में आया क्या? तो इस तरीके से हम साइंटिफिक डेटा को यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जब आप मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं, कौन सा डिसीजन लेते हैं, मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं, तो फिर आपको साइंस के थ्रू जाना चाहिए, ना कि थंब रूल के थ्रू। ठीक है, क्योंकि थंब रूल किसके ऊपर बेस्ड रहता है, आपके गट फीलिंग के ऊपर, आपके प्रिजुडाइसेस के ऊपर, ठीक है ना, आपका मेंटल स्टेटस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। So in order to increase organizational efficiency, the rule of thumb method should be substituted with the method developed through scientific analysis of work. Rule of thumb decisions are based on personal judgment of the manager. Taylor insisted upon scientific method for every small work. छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, आप scientific method use कीजिए। This principle is concerned with selecting the best way of performing a job. मतलब हम हमेशा किस पे फोकस करते हैं कि उस जॉब को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आफ्टर साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ दैट जॉब एंड नॉट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। आप ट्रायल एंड एरर मेथड यूज नहीं करते हैं कि चलो करके देखते हैं, गलती होगा तो चेंज करेंगे, मिस्टेक होगा तो चेंज करेंगे, ऐसा नहीं। आप साइंटिफिक डेटा के मेथड मदद से इसको बेस्ट पॉसिबल वे में सॉल्व कर सकते हो। स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिफाइंड बाय द मैनेजर। अब आप काम करा के ले रहे हो अपने लेबर से, सो लेबर से जब आप काम करा के ले रहे हो तो सबसे पहले आपके पास स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। और दूसरा होना चाहिए स्टैंडर्ड आउटपुट। अच्छा, स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में वो बना रहे हैं ट्रिमर। क्या बना रहे हैं, ट्रिमर। अब ट्रिमर के लिए क्या होता है, एक ट्रिमर बनाने के लिए आपको 1 hour लगता है। सो हाउ मेनी trimmers we can produce in 8 hours। एक लेबर जो हमारे पास है वो 8 hours काम करता है, तो 8 hours में कितने ट्रिमर्स वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो स्टैंडर्ड टाइम 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना है, 1 hour। और स्टैंडर्ड आउटपुट, अगर स्टैंडर्ड आउटपुट की हम बात करें तो आर्ली बेसिस पे 1 hour में 1 ट्रिमर और 8 hours में
8 ट्रीमर्स, ठीक है ना, ये प्रोड्यूस होना चाहिए। अब क्या होगा, अब हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ओरिजिनल एक्चुअल प्रोडक्शन। हम किसी वर्कर को जाकर के देखेंगे कि वो 1 आवर में उसका 1 ट्रिमर का प्रोडक्शन होता है कि नहीं, या पूरे दिन भर में जो वो 8 आवर्स काम करता है उसके अंदर 8 ट्रिमर्स प्रोड्यूस करता है या नहीं करता है। वो अगर उससे कम प्रोड्यूस करता है तो वो इनएफिशिएंट है, अगर वो उससे ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो वो एफिशिएंट है। या हम दूसरी तरीके से देख सकते हैं कि 8 आवर्स की जगह उसने 7 आवर्स में अगर काम कर दिया तो वो एफिशिएंट है, और अगर उसी काम को उसने 9 आवर्स में किया तो वो इनएफिशिएंट है, ठीक है ना। तो यहां पर हम जब स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एक बेंचमार्क सेट करते हैं, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं एफिशिएंसी को लेकर के। गेटिंग इट एवरीवन? तो ये बेनिफिट होता है साइंटिफिक अप्रोच का। स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिफाइंड बाय द मैनेजर। मैनेजर ने ये दो चीजों को डिफाइन करना चाहिए। दिस विल हेल्प इन सेविंग टाइम एंड ह्यूमन एनर्जी एंड विल रिजल्ट इनटू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट। तो इससे क्या होगा, इससे समय भी बचेगा और ह्यूमन एनर्जी भी सेव होगी, एफर्ट भी सेव होगा, और इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, हमें जितना आउटपुट चाहिए उतना आउटपुट हमें उस पर्टिकुलर वर्कर से, लेबर से मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू टेलर, इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग आयरन शीट्स इनटू बॉक्स कार्स कैन बी साइंटिफिकली प्लान्ड। तो देखो इन्होंने बोला बहुत छोटी सी एक्टिविटी, जो आयरन शीट्स हैं उसको आपको क्या करना है, बॉक्स कार में लोड करना है, उसके लिए भी आप साइंटिफिक अप्रोच यूज कर सकते हो कि कैसे इस काम को कम समय में, कम प्रयास में और कम पैसे में किया जा सकता है। तो क्या बताया, रूल नंबर 1, यूज साइंटिफिक मेथड इंस्टेड ऑफ थंब रूल, ठीक है ना। नंबर 2, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये बोल रहे हैं हार्मनी से काम करो, भाईचारे से काम करो, डिस्प्यूट क्रिएट करके नहीं। आपने सुना होगा ना, जब ब्रिटिशर्स यहां पर आए थे इंडिया में, तो उन्होंने कौन सी पॉलिसी यूज की थी, डिवाइड एंड रूल। लोगों को बांट दो, है ना, कास्ट सिस्टम में बांट दो, रिलीजन में बांट दो, तो डिवाइड करो और रूल करो। तो डिवाइड करके रूल करने को क्या बोलते हैं, डिस्कॉर्ड, मतलब डिस्प्यूट क्रिएट करो, मतभेद क्रिएट करो। लेकिन यहां पर जो हमारे टेलर हैं, टेलर बोलते हैं कि डिस्कॉर्ड नहीं चाहिए, क्या चाहिए, वी वांट हार्मनी। काम कैसे होना चाहिए, भाईचारे से होना चाहिए, आपके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब आप वर्कर से काम करा कर ले रहे हैं, उनके बीच में आप ट्राई कीजिए कि हार्मनी डेवलप हो। क्या डेवलप हो, हार्मनी। हार्मनी का मतलब भाईचारा, टीम स्पिरिट में काम करने की भावना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में क्या होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। बात बात पे एम्प्लॉय जाके बोलेंगे हम हड़ताल कर देंगे, या बात बात पे मैनेजमेंट बोलेगा कि हम आपको जॉब से निकाल देंगे, ऐसे नहीं चलेगा। दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। दोनों के बीच में जो मतभेद हैं उसको समाप्त करने का काम, इरेडिकेट करने का काम कौन करेगा, हार्मनी। परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट विल बी हेल्पफुल in creating healthy work environment for achieving the desired goal। आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए यहां पर दोनों के बीच में एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दैट इज सक्सेस। ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉय आल्सो। तो अगर एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं, कंपनी के बारे में सोचते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ने भी किसके बारे में सोचना चाहिए, एम्प्लॉय के प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचना चाहिए, उसकी फैसिलिटीज के बारे में सोचना चाहिए, है ना। ताली दो हाथ से बजती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, मैनेजमेंट ने भी एम्प्लॉयज के लिए सोचना चाहिए। नंबर 3, मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन, टेलर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन। एक होता है एवोल्यूशन, दूसरा होता है रेवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है,
स्लो ग्रोथ, सडन स्लो चेंज, बट रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सडन चेंज। सो मेंटल रेवोल्यूशन क्या है? मानसिक क्रांति, मानसिक क्रांति। दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर। ये एटीट्यूड जो है ना, वो क्या करता है? एम्प्लॉय का एटीट्यूड चेंज कर देता है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड चेंज कर देता है एक दूसरे के लिए। बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। दोनों को पता है, मैनेजमेंट को पता है बिना एम्प्लॉय के काम नहीं होगा, और एम्प्लॉय को पता है बिना मैनेजमेंट के हमारा ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो प्रोडक्ट अच्छे बनेंगे, प्रोडक्ट अच्छे बनेंगे तो प्रॉफिट अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा तो हमें सैलरी अच्छी मिलेगी। अगर मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं है तो हमें सैलरी कौन देगा? है कि नहीं? तो दोनों को एक दूसरे के लिए जो एटीट्यूड है उसको चेंज करने की जरूरत है। दे शुड गिव फुल कोऑपरेशन फॉर अचीविंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दोनों को एक दूसरे की पूरी सहायता करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल को सेटिस्फाई करने के लिए, पूरा करने के लिए। दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट, और इसकी मदद से प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब क्या हो जाता है? ये देखो, कुछ कुछ वैसा लगता है कि हमको एक दूसरे का सहकार करना है, मतलब एक दूसरे के साथ मिलके काम करना है, कोऑपरेशन के साथ काम करना है, ना कि इंडिविजुअलिज्म, मतलब अकेले काम नहीं करना है ना? नहीं तो क्या होगा? टीम स्पिरिट डेवलप नहीं होगी। अगर सब लोग बोलेंगे कि नहीं, ये टीम में मेरे को ये बंदा नहीं चाहिए, मैं अकेले देख लूंगा। कभी कभी होता है ना, कॉलेज में प्रोजेक्ट वर्क मिलता है और हमें कई बार अकेले काम करने को अच्छा लगता है कि नहीं सर, ये प्रोजेक्ट तो मैं अकेले भी बना लूंगा। तो इसमें क्या होता है? टीम स्पिरिट डेवलप नहीं होती है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब आपको काम करना है तो आपके सिलेक्शन के हिसाब से आपको एम्प्लॉय नहीं मिलते, आपको एक टीम दे दी जाती है जिसके ऊपर आपको काम करना होता है। और उस टीम के अंदर क्या होना चाहिए? टीम स्पिरिट, मतलब साथ में मिलकर काम करने की भावना होनी चाहिए। सो कोऑपरेशन होना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म। द प्रिंसिपल एम्फसाइज, एम्फसाइज मतलब जोर देना। किस पे जोर देता है? ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन वर्कफोर्स। तो जो वर्कफोर्स है, हमारे जो लेबर है, हमारे जो वर्कर है, हमारे जो एम्प्लॉय है, उनके बीच में क्या होना चाहिए? म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक दूसरे को सहकार देना, साथ देना, दैट इज एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। अब यहां पर किसके साथ सहकार की बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच की कोऑपरेशन की। ड्यू टू कोऑपरेशन, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट एटसेट्रा, इंटरनल कंपटीशन विल टर्न इनटू हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। तो इस कोऑपरेशन की वजह से टीम स्पिरिट डेवलप होगी, एक दूसरे पे ट्रस्ट डेवलप होगा, और फिर इंटरनल कंपटीशन होगा जिसकी वजह से एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट बनेगा। मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसीडर द सजेशंस गिवन बाय द एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हमने ये इनिशिएटिव के रूप में देखा था ना हेनरी फॉयल का 13th प्रिंसिपल। वही बात यहां पर भी कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कि मैनेजमेंट ने क्या करना चाहिए? एंकरेज करना चाहिए कि एम्प्लॉय भी डिसीजन मेकिंग में अपना योगदान दें। Employees should be treated as an integral part of organization in all respect। हर एक केस में हम अपने एम्प्लॉय को क्या समझेंगे? अपना हिस्सा समझेंगे, इंटीग्रल पार्ट समझेंगे। At the same time, employees should resist themselves from going on strike and making unnecessary demand from management। और साथ ही साथ एम्प्लॉय को भी क्या करना चाहिए? साथ देना चाहिए ना, उसको कभी भी स्ट्राइक पे ना चला जाना चाहिए। कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा एम्प्लॉय हमेशा स्ट्राइक पे जाने के लिए रेडी होते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, अननेसेसरी डिमांड को पूरा नहीं करवाना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। दे शुड ट्रीट ईच अदर एज टू पिलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। तो चाहे एम्प्लॉय हो या मैनेजमेंट हो, इनको अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के टू पिलर्स, मतलब एक भी पिलर गिरा तो ऑर्गेनाइजेशन गिर जाएगा, ऐसा समझना चाहिए और काम करना चाहिए पूरे कोऑपरेशन के साथ। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो कर्तव्य दिया गया है, जो ड्यूटी दी गई है, उसको डिवाइड करके कंप्लीट करना है। ये मैच करता है हमारे हेनरी फॉयल के फर्स्ट प्रिंसिपल से, डिवीजन ऑफ वर्क, है कि नहीं?
प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड ऑलवेज बी accompanied विद डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वर्क आप डिवाइड करते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड होनी चाहिए। इन्होंने ये एडिशन कर दिया, मतलब सिर्फ वर्क को डिवाइड मत करो, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड करो। आपकी जिम्मेदारी भी बनती है बिटवीन द मैनेजर एंड एम्प्लॉय। मतलब अगर काम खराब हुआ तो एम्प्लॉय जिम्मेदार, और अगर काम अच्छा हुआ तो मैनेजर सारे क्रेडिट ले लेगा। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम खराब हुआ तो सबकी जवाबदारी है, और काम अच्छा हुआ तो सबको क्रेडिट मिलना चाहिए, है कि नहीं? तो अगर आप वर्क को डिवाइड करते हैं तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिवाइड करना चाहिए। मेजर प्लानिंग इज डन बाय द टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटीज, वेयरएज एम्प्लॉयज आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट्स एग्जीक्यूशन, है कि नहीं? अभी देखो, मेजर जो प्लानिंग वगैरह है, इंडिया का मैच था पहले, तो जो महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान थे तब उन्होंने क्या किया? बहुत सारे डिसीजन लिए होंगे। तो अगर मैच हारती है तो लोग दोष देते हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड कप जीत गए तो महेंद्र सिंह धोनी अकेला कप लेके नहीं खड़ा रहेगा, वर्ल्ड कप, है ना? वो पूरे टीम के साथ, मतलब ये सबके लिए क्रेडिट की बात है, ऐसा शो करेगा, है कि नहीं? तो अगर आप वर्क को डिवाइड करते हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिवाइड करना चाहिए। द रिपोर्टिंग इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय देयर सुपीरियर। रिपोर्टिंग कैसी होनी चाहिए? जैसे सुपीरियर ने इंस्ट्रक्शन दिया वैसी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प, एंकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को हमेशा आप बुरा भला मत कहिए, उसको सपोर्ट कीजिए, एंकरेज कीजिए, हेल्प कीजिए, उसको ट्रेन कीजिए। इट हेल्प्स फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स एज वेल एज एम्प्लॉय। और इसकी वजह से आप मैनेजर और एम्प्लॉय को क्या कर सकते हो? बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए एंकरेज कर सकते हो, ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 6, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। एम्प्लॉयर का और साथ ही साथ एम्प्लॉय का भी क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है और आपका जो बॉस है वो ग्रो कर रहा है ना? एक बार क्या हुआ, एक बॉस अपने ऑफिस में एंटर होता है और उसने नई नई मर्सिडीज बेंज ली थी। क्या ली थी? मर्सिडीज बेंज। तो जितने भी एम्प्लॉय थे ना, सब खुश हो गए और सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन उसे देने लगे, और सब वहां पर एक थोड़ा सा हैप्पी माहौल बन गया। सब लोग ने बोला कि सर बहुत खुशी हुई, आपने मर्सिडीज ले लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बॉस ने क्या बोला? आप लोग इसी मेहनत तरीके से काम करते रहो। अगर आप इसी तरीके से मेहनत से काम करते रहोगे ना, तो एक दिन मैं रॉल्स रॉय भी ले लूंगा। इसका क्या मतलब? मतलब आप मेहनत करते रहो और उसका जश्न मैं मनाता रहूंगा। क्या ऐसा बोलना चाहिए? आंसर इज नो। आप सिर्फ अपना भला नहीं देखो, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, एम्प्लॉय का भी भला होना चाहिए। बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड ऑन द स्किल एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स एम्प्लॉय टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो एम्प्लॉय का स्किल कैसा है, कैपेबिलिटीज कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा या नहीं। दस, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू द एम्प्लॉय व्हेनेवर रिक्वायर्ड। जब भी जरूरत पड़ती है आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, डेवलपमेंटल प्रोग्राम कंडक्ट करो, ताकि उसको उस तरीके का माहौल मिल सके काम करने का। इज वेरी एसेंशियल। इट अल्टीमेटली अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी वजह से क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ईच एम्प्लॉय शुड बी गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू अटेन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। हर एक जो एम्प्लॉय है उसको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ताकि वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके और प्रॉस्पेरिटी मतलब उसका ग्रोथ हो, ऐसा उसे नजर आए, ऐसी अपॉर्चुनिटी उसको मिलनी चाहिए। सो 6 पॉइंट्स वी हैव कवर्ड। पॉइंट नंबर 1, science not rule of thumb. Point number 2, harmony not discord. Point number 3, mental revolution. Point number 4, cooperation not individualism. And point number 5, division of responsibility. Last point, development of employer and employee for greater efficiency and maximum prosperity. So these are the principle of Mr. Taylor's. So done for the day. Thanks a lot for watching. मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।